नमस्कार छात्रों। पिछले क्लास के अंतर्गत हम पाठ्यक्रम के प्रकारों के संदर्भ में अध्ययन कर रहे थे और दोस्तों उसके अंतर्गत हमने देखा था कि पाठ्यक्रम के जो 7 प्रकार थे, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम, सुसंबद्ध पाठ्यक्रम, कोर पाठ्यक्रम, इन विभिन्न पाठ्यक्रमों के जो प्रकार थे उन प्रकारों के अंदर पिछली क्लास के अंदर हमने विस्तार से चर्चा की थी। दोस्तों, शिक्षण के कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास के अंतर्गत हम प्रभावी अध्यापन एवं अधिगम में पाठ्यक्रम की भूमिका यानी कि रोल ऑफ करिकुलम इन इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग, जो प्रभावी शिक्षण होता है, जो कि एक शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होता है कि वो अपने छात्रों के समक्ष जो विषय वस्तु प्रस्तुत करना चाहता है उसको इतना इफेक्टिव रूप से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करे ताकि बालक उस विषय वस्तु का अधिगम सरलता से कर सके। ये एक शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर जो प्रभावी शिक्षण होता है उस प्रभावी शिक्षण एवं लर्निंग से हमारा तात्पर्य है सीखना, उसमें पाठ्यक्रम की क्या भूमिका होती है उसको आज की इस क्लास के अंदर हम समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, पाठ्यक्रम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चों को कौन सी क्लास के अंदर किस प्रकार की विषय वस्तु प्रस्तुत की जाएगी इसका निर्धारण पहले से ही तय हो जाता है और उसके आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है और जिन छात्रों की योग्यता, उनकी क्षमता एवं रुचि के आधार पर विभिन्न क्लासों का बच्चों के स्तर के अनुरूप अलग अलग पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। तो दोस्तों, एक जो शिक्षक होता है, शिक्षक का दायित्व होता है कि वो पाठ्यक्रम के अनुरूप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संपादित करे। हम देखते हैं कि क्लास के अंदर कभी कभी शिक्षक विषय वस्तु को समझाते हुए पाठ्यक्रम की लीक से हट जाता है, तो जब उसको पता चलता है कि विषय वस्तु से अलग विषय वस्तु प्रस्तुत की जा रही है तो वो तुरंत बालकों को निर्देशित करते हुए पुनः पाठ्यक्रम के ऊपर आने का प्रयास करता है। यानी कि पाठ्यक्रम वह दौड़ का मैदान है जिसके आधार पर, उस पथ के आधार पर शिक्षक एवं विद्यार्थी लक्ष्य का निर्धारण करते हैं। यहाँ पर लक्ष्य क्या है? एग्जाम। तो शिक्षक एवं शिक्षार्थी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संपादित करते हैं और उसमें उद्देश्य ये रखा जाता है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इफेक्टिव हो। साथ ही साथ जो पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है, पाठ्यक्रम के अंदर बालकों के स्तर का ध्यान रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर का जो पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाएगा, हम जानते हैं कि प्राथमिक स्तर के अंदर जो बालक हैं उनका बिल्कुल कोमल स्वरूप है एवं उनकी जिज्ञासाएं, उनकी रुचियां, उनकी मनोवृत्तियां अलग होती है। तो उन बालकों को ध्यान में रखते हुए प्राइमरी सेक्टर का पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाएगा और उसी के आधार पर उनकी शिक्षण विधियों का निर्धारण किया जाएगा। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर बालक को वर्णमाला का ज्ञान करवाया जा रहा है तो वर्णमाला से आधारित पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाएगा। वहां पर अ से, जैसे कि आ से आशीर्वाद, उसके तत्व, भाषा तत्व क्या चीजें होती है, ऐसी जटिलता के अंदर बच्चों को नहीं ले जाएगा। यदि वर्णमाला के आधार पर उसको जटिलता के अंदर ले जाएंगे तो बालक का उस पाठ्यक्रम से अरुचि हो जाएगी और हम जानते हैं कि जिस चीज से अरुचि हो जाती है उसको बालक अच्छी तरह से नहीं कर पाता। इसलिए पाठ्यक्रम को रुचिपूर्ण बनाने के लिए बालकों की रुचि, उनके स्तर, उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। तो दोस्तों, जो प्रभावी शिक्षण एवं प्रभावी जो लर्निंग है उसको निर्धारित करने में एक सिलेबस की, पाठ्यक्रम की क्या भूमिका होती है उसको हम इन विभिन्न बिंदुओं के संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं। प्रभावी
शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यक्रम की प्रथम भूमिका होती है शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य विषय वस्तु का निर्धारण, यानी कि टीचर एंड स्टूडेंट दोनों कक्षा के अंदर किस चीज को लेकर के अंतःक्रिया करते हैं, उसमें दो टीचर और स्टूडेंट के मध्य अंतःक्रिया का जो साधन होता है या जो माध्यम है वो क्या है, विषय वस्तु है, कंटेंट है। कंटेंट को लेकर के शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया का निर्धारण किया जाता है। तो जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, पाठ्यक्रम का जो निर्धारण किया जा रहा है और वह पाठ्यक्रम प्रभावी हो और साथ ही साथ अधिगम प्रक्रिया भी प्रभावी हो, इसके लिए शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य जो विषय वस्तु का निर्धारण किया जा रहा है वो बिल्कुल सुव्यवस्थित होनी चाहिए। सुव्यवस्थित से हमारा तात्पर्य यहाँ पर है कि वो बालक की रुचि, उसकी क्षमता एवं उसकी आयु एवं मनोवृत्ति को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। दोस्तों, हम देखते हैं कि वर्तमान समय के अंदर जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर दो प्रकार के पाठ्यक्रमों का निर्धारण किया जाता है। जैसे कि प्रतिभावान छात्र है, जीनियस जो स्टूडेंट है, उनके लिए अलग प्रकार का पाठ्यक्रम होगा और जो मंदबुद्धि जो बालक है उनके लिए अलग प्रकार का पाठ्यक्रम होगा। यदि दोनों प्रकार के जीनियस एवं मंदबुद्धि बालक दोनों को एक ही पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की जाएगी तो वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी नहीं होगी, इफेक्टिव नहीं होगी। प्रतिभाशाली छात्र उस विषय वस्तु को सरलता से अधिगम कर लेंगे, लेकिन जो मंदबुद्धि बालक है वो इस पाठ्यक्रम को आसानी से अधिगम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है उसमें शिक्षक और विशेष रूप से शिक्षार्थी का पूर्ण रूप से केंद्र में होना चाहिए और उसी के आधार पर विषय वस्तु का निर्धारण होता है। दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यक्रम के निर्धारण में दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु होता है शिक्षण व्यूह रचनाओं का निर्धारण। अब यहाँ पर आप शिक्षण व्यूह रचना से हमारा क्या तात्पर्य है? दोस्तों, किसी भी कार्य को सरलता पूर्वक एवं सही तरीके से करने के लिए हर चीज की व्यूह रचना बनाई जाती है। जैसे कि युद्ध के क्षेत्र के अंदर दोनों प्रकार की सेनाएं होती है, सेनाएं दोनों के पास होती है, चाहे प्रतिद्वंदी हो या आमने सामने के, लेकिन हम जानते हैं कि विजय किसकी होती है? जिसने अच्छी व्यूह रचना का निर्धारण किया होगा वही सेना हमेशा युद्ध क्षेत्र में विजय श्री हासिल करती है। तो दोस्तों, उसी प्रकार से टीचिंग के अंदर भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की यदि व्यूह रचना का निर्धारण सही तरीके से हो गया है तो निश्चित रूप से जो कंटेंट है उस कंटेंट के ऊपर छात्र एवं शिक्षक दोनों अच्छी तरह से अंतःक्रिया करेंगे और जो कंटेंट है वो अच्छी तरह से बालक समझ जाएंगे। इसके लिए शिक्षक विषय वस्तु को बालक के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स का प्रयोग करता है, अलग अलग व्यूह रचनाओं का निर्धारण करता है और इस टेक्निक में भी बालक की रुचि एवं क्षमता प्रमुख होती है। यदि प्राइमरी सेक्टर के बालक हैं तो हम जानते हैं कि प्राइमरी सेक्टर के जो बालक होते हैं उनकी रुचि अधिकतर किसमें होती है? खेल के अंदर होती है या गतिविधि किसी एक्टिविटी स्पेस में होती है। तो ऐसे बालकों को खेल के माध्यम से विषय वस्तु को समझाया जाए एवं ऐसे कोई नाटक या आदि ऐसी कोई गतिविधि करके बालकों को विषय वस्तु प्रस्तुत की जाए तो वो बालक आसानी से समझ जाएंगे। और यदि इस प्रकार की व्यूह रचना शिक्षक निर्धारण नहीं करता है और डायरेक्ट क्लास के अंदर विषय वस्तु को प्रस्तुत करेंगे तो दोस्तों न तो टीचिंग इफेक्टिव होगी और टीचिंग यदि इफेक्टिव नहीं है तो लर्निंग होने का प्रश्न नहीं होता है, क्योंकि जितनी टीचिंग प्रभावी होगी उतनी ही लर्निंग भी क्या होगी? प्रभावी होगी। इसलिए पाठ्यक्रम के अंदर पाठ्यक्रम ही वो साधन है जो कि ये निर्धारण करता है कि अमुक विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक शिक्षक को किन किन शिक्षण व्यूह रचनाओं का निर्धारण करना है, किन किन टेक्निक्स के माध्यम से उस विषय वस्तु को, क्योंकि एक ही विषय वस्तु को एक ही व्यूह रचना से नहीं पढ़ाया जाता है, अलग अलग विषय वस्तु को अलग अलग विषय वस्तु की नेचर एवं उसकी कठिनाई स्तर के आधार पर अलग अलग व्यूह रचनाओं का निर्धारण किया जाता है। इसलिए शिक्षण व्यूह रचनाओं का निर्धारण भी पाठ्यक्रम उसमें निर्धारित करता है। दूसरा,
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यक्रम की भूमिका के अंदर तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है क्रमबद्ध शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। क्रमबद्ध शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से हमारा तात्पर्य है कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज्ञान एक अखंड क्षेत्र है, ज्ञान का कभी भी विभाजन नहीं किया जाता। ज्ञान का विभाजन इसलिए किया जाता है कि वो बालकों को सरलता से समझ में आ जाए, क्योंकि ज्ञान का स्वरूप है वो हमेशा से एकीकृत है, लेकिन ज्ञान इतना अथाह एवं विस्तृत है कि उसके समन्वित स्वरूप को एक साथ समझना असंभव है, कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है, क्योंकि ज्ञान के अंदर विभिन्न विषय होते हैं, हम जानते हैं, और उन विषयों को सभी विषय बालक एक साथ नहीं पढ़ सकते। इसलिए क्रमबद्ध निर्धारण के लिए छात्रों की अध्ययन की सुविधा के लिए उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है ताकि बालक उस ज्ञान को आसानी से समझ ले। इसलिए शिक्षण की क्या की जाती है, क्रमबद्ध शिक्षण की प्रक्रिया की जाती है। जैसे कि पाठ्यक्रम है तो प्राइमरी सेक्टर का पाठ्यक्रम का अलग निर्धारण होगा, मिडिल क्षेत्र का पाठ्यक्रम अलग होगा, सेकेंडरी का अलग होगा, हायर सेकेंडरी का अलग होगा, और उच्च कक्षाओं का पाठ्यक्रम अलग होगा। क्योंकि बालक जैसे जैसे लर्निंग करेगा, जैसे जैसे उसका स्तर बढ़ेगा, वैसे वैसे पाठ्यक्रम के स्तर के अंदर भी क्या की जाएगी, वृद्धि की जाएगी। और एक समय ऐसा होगा कि जो बालक को प्राइमरी सेक्टर से हायर सेकेंडरी के स्तर तक के विषय वस्तु का ज्ञान देना था, वो उसको ज्ञान उसने किस रूप में लिया है, क्रमबद्ध रूप में लिया है। और यदि इस चीज का ध्यान न रखते हुए सारा पाठ्यक्रम एक साथ दे दिया जाएगा तो आप जानते ही असंभव कार्य, न तो शिक्षक अच्छी तरह से उसकी टीचिंग कर पाएंगे और न ही छात्र अच्छी लर्निंग कर पाएंगे। इसलिए पाठ्यक्रम एक ऐसी चीज होती है जो ज्ञान को क्या करता है, क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है। और ज्ञान जब क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत होगा तो निश्चित रूप से शिक्षक क्रमबद्ध रूप से अलग अलग कक्षाओं के अलग अलग पाठ्यक्रम के माध्यम से बालकों के समक्ष उस पाठ्यक्रम का प्रस्तुत करेगा, यानी कि टीचिंग होगी। तो निश्चित रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या होगी, प्रभावी होगी, और लर्निंग भी क्या होगी, प्रभावी होगी। इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के निर्धारण में अधिगम की प्रभावशीलता में पाठ्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्रमबद्ध शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया के रूप में। दोस्तों अगला बिंदु है स्तरानुकूल विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। यहाँ पर स्तरानुकूल विषय वस्तु से हमारा तात्पर्य है स्तर, किसके स्तर के अनुरूप, बालक के स्तर के अनुरूप, कि बालक का स्तर क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसकी क्षमताएं क्या है, उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए विषय वस्तु का निर्धारण करना और उसी के अनुरूप छात्रों के समक्ष उस विषय वस्तु का क्या करना, प्रस्तुतिकरण करना। यदि इस चीज को ध्यान में रखते हुए विषय वस्तु को बालकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तो निश्चित रूप से बालक आसानी से, सरलता से, रुचिपूर्ण तरीके से उस विषय वस्तु को हृदयंगम कर लेंगे। और यदि बालकों की स्तर का ध्यान नहीं रखा गया और किसी भी प्रकार के पाठ्यक्रम विषय वस्तु को बालकों के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है तो बालक उस विषय वस्तु को सरलता से एवं रुचिपूर्ण तरीके से अधिगम नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, और दूसरा हम जानते हैं कि एक कक्षा के अंदर विभिन्न समाज, विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृति, है ना, विभिन्न आयु वर्ग एवं विभिन्न रुचियों के बालक होते हैं। तो बालकों की स्तर, उनकी रुचि, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि, यदि इन चीजों को ध्यान में रखते हुए विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा तो निश्चित रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी होगी। दोस्तों हम देखते हैं कि राज्य सरकार के द्वारा जो पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है, माने कि कक्षा 7 के लिए जो पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है, तो वो कक्षा 7 का जो पाठ्यक्रम है, एक शहरी क्षेत्र के अंदर जो बालक है वो भी उसी पाठ्यक्रम का निर्धारण कर रहा है, जिसकी की सामाजिक पृष्ठभूमि अलग प्रकार की है, वो शहरी वातावरण से अनुकूलित है, तो निश्चित रूप से उसका ज्ञान का क्षेत्र अधिक होगा। और वही कक्षा 7 का पाठ्यक्रम दूर दराज के ट्राइबल क्षेत्र के बालक को प्रस्तुत किया जा रहा है तो निश्चित रूप से उस बालक का ज्ञान का दायरा कुछ सीमित होगा, क्योंकि उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि इस प्रकार की है कि आधारभूत या आधुनिक ज्ञान से वो परिचित नहीं है। तो यदि इन चीजों का ध्यान नहीं रखा जाएगा और पाठ्यक्रम बालकों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा तो वो प्रस्तुतिकरण प्रभावी नहीं होगा। इसलिए बालकों के स्तर को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। और यदि इस चीज का ध्यान में रखते हुए विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा तो निश्चित रूप से वो टीचिंग क्या होगी, प्रभावी होगी। और टीचिंग यदि प्रभावी है तो निश्चित रूप से लर्निंग भी क्या होगी, इफेक्टिव होगी। दोस्तों अगला बिंदु है नवीन शिक्षण विधियों का समावेशन। दोस्तों शिक्षा, मैंने आपको बताया, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है
जो निरंतर बदलती रहती है, समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप। जिस समय समाज का जो स्वरूप होगा, समाज की जो आवश्यकताएं होगी, उनके अनुरूप शिक्षा की प्रक्रिया को बदलना होता है। और जैसे जैसे शिक्षा की प्रक्रिया में बदलाव होता है, वैसे वैसे टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधियों के अंदर भी क्या होगा, बदलाव होगा। और यदि शिक्षण विषय वस्तु के अनुरूप शिक्षण विधियों का समावेश नहीं किया जाएगा, तो वो टीचिंग न तो इफेक्टिव होगी और न ही वो प्रभावी हो सकेगी, यानी कि लर्निंग प्रभावी हो सकेगी। इसलिए शिक्षण विधियों का नवीन परिस्थितियों में समावेशन करना भी जरूरी होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए कि यदि प्राचीन कालीन शिक्षा के ऊपर हम दृष्टि डालें, वैदिक कालीन शिक्षा के ऊपर हम दृष्टि डालें, तो उस समय शिक्षा का जो स्वरूप था, केवल व्याख्यान विधि से क्या किया जाता था, शिक्षा प्रदान की जाती थी। यानी कि शिक्षक गुरु व्याख्यान के द्वारा बोल करके विषय वस्तु को प्रस्तुत कर रहा है और बालक उसको सुन करके क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, शिक्षा के अंदर आज नवीन इनोवेशन हो गए हैं, तो कई व्याख्यान विधि के अलावा कई प्रकार की शिक्षण विधियां आ गई है। तो उन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना जरूरी हो। वर्तमान समय के चाहे वो प्रोजेक्ट मेथड हो, अभिक्रमित शिक्षण हो, है ना, व्याख्यान विधि हो, खेल विधि हो, या अन्य प्रकार की सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से, स्लाइड प्रोजेक्टर के माध्यम से, लिंगवा फोन के माध्यम, अन्य तमाम जो आईटी से संबंधित जो सामग्री आ गई है, उनके माध्यम से शिक्षण विधियों का चयन करते हुए पाठ्य वस्तु को बालकों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। और नवीन शिक्षण विधियों का समावेश करते हुए यदि विषय वस्तु को बालकों के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है, तो निश्चित रूप से वो टीचिंग है प्रभावी होगी, और टीचिंग प्रभावी होगी तो अधिगम प्रक्रिया भी प्रभावी होगी। अगला बिंदु है शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का निर्धारण। पाठ्यक्रम एक ऐसी चीज है जो कि शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का निर्धारण करती है। यहाँ पर शिक्षण अधिगम सामग्री से हमारा तात्पर्य है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वो चीज होती है कि किसी भी विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए वो विषय वस्तु प्रभावी हो, इसके लिए शिक्षक उस विधि को, उस शिक्षा विषय वस्तु को किसी माध्यम से प्रस्तुत करता है, जैसे कि चार्ट है, मॉडल्स है, चलचित्र है, नाटक है, या अन्य प्रकार की चीजें जो सहायक सामग्री के माध्यम से, यानी कि विषय वस्तु को कक्षा के अंदर प्रस्तुत करने के लिए जो जो चीजें क्लास के अंदर काम में ली जा रही है, चाहे वो मैप्स हो, मॉडल्स हो, या अन्य तमाम प्रकार की चीजें, जिससे कि बालक देख करके, क्योंकि शिक्षण का भी एक विशेष प्रोसेस होता है। एक तो बालक सुन करके समझता है, एक बालक देख करके समझता है, एवं एक बालक करके समझता है। तीनों चीजों के अंदर बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। सुन करके समझेगा, वो ज्ञान ज्यादा स्थायी नहीं रहेगा, उसके स्मृति पटल से कुछ समय से वो ज्ञान क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और यदि वो ज्ञान बालक ने देख करके प्राप्त किया है, तो वो ज्ञान कुछ और अधिक समय के लिए उसकी मेमोरी के अंदर रहेगा। और उसी ज्ञान को यदि बालक कर रहा है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीख रहा है, तो निश्चित रूप से वो ज्ञान हमेशा के लिए उसकी स्मृति के अंदर क्या होगा, मेमोराइज हो जाएगा। इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भी टीचिंग के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और पाठ्यक्रम अपने कंटेंट के आधार पर शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का क्या करता है, निर्धारण करता है। दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रभावी अध्यापन एवं अधिगम में पाठ्यक्रम की भूमिका के अंदर ये टॉपिक कुछ बड़ा है, तो आज हमने इसके 6 बिंदुओं का अध्ययन करने का प्रयास किया है। इसके बाकी के जो बिंदु है उसको हम अगली क्लास के माध्यम से समझेंगे। आज की क्लास के अंदर 1 से लेकर के 6 बिंदुओं का हमने अध्ययन किया है। दोस्तों, मैं समझता हूं कि जो विषय वस्तु आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है, आप अच्छी तरह से उसको हृदयगम करने का प्रयास कर रहे होंगे। आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।